Class 9, very good morning. Please open to page 49, Civics, lesson number 3. Lesson number 3, page 49. We have to start here. Acceptance of election outcome. Election के जो नतीजे होते हैं उसका स्वीकार करना एक एक्टिविटी थी. Eligible voters अपने family whether they voted the last election to the Lok Sabha or to the state assembly. If they did not, ask them why did not they vote. एक एक्टिविटी करो. One final test of the free and fairness of election has in outcome itself. If elections are not free or fair, the outcome always favors the powerful. भाई ये तो स्वीकार किया गया है कि अगर फेयर सही तरीके से, ठीक है, अगर इलेक्शन ठीक तरीके से होते हैं, कोई गड़बड़ नहीं होती, ठीक है, तो उसके आउटकम बड़े पावरफुल को ही फेवर करते हैं. जो शक्तिशाली है उसके फेवर में जाते हैं. ऐसी सिचुएशन में रूलिंग पार्टीज कभी भी इलेक्शन जो होता है लूज नहीं करती. यूजुअली लूजिंग पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ अ रिगड इलेक्शन. खींच के जो ले जाए गए लोग इलेक्शन में, रिगड इलेक्शन, और उनको ज़बरदस्ती वो सोचते हैं कि ज़बरदस्ती अपने ही कैंडिडेट को वोट दिलवाया गया लोगों द्वारा, पार्टी द्वारा, तो वो इस चीज़ के आउटकम को, रिज़ल्ट को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते. द आउटकम ऑफ इंडियाज़ इलेक्शन स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. अब आपको भी 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स हैं जो इलेक्शंस के आउटकम को इंडिया बोल रहा है. पहला पॉइंट है द रूलिंग पार्टीज रूटीनली लूज इलेक्शंस इन इंडिया. जो रूलिंग पार्टी है, जैसे मान लो अब पार्टी जो रूल कर रही है, इलेक्शनों के बाद वो रूलिंग पार्टी हट जाती है क्योंकि वो हार गई है नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर और अपने राज्य के लेवल पर. इनफैक्ट एवरी 2 out of 3 इलेक्शन हेल्ड इन द पार्टी लास्ट 25 ईयर्स द रूलिंग पार्टी लॉस्ट. 25 सालों में 5 बार, 25 ईयर्स में 5 बार इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शनरिंग के लिए कहा, और उसमें से ज़्यादातर जो रूलिंग पार्टी थी वो हारी है. मतलब दूसरे को चांस मिला ही मिला है. कभी कांग्रेस तो कभी जनता दल, कभी जनता पार्टी, फिर कांग्रेस तो फिर जनता पार्टी. यूएस में एक इनकम्बेंट का मतलब बैठक, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रियली लूजेज एन इलेक्शन. जो बैठ जाता है, इनकम्बेंट किसे कहते हैं, जो खड़ा होके बैठ जाता है. अगर ना समझ आए तो मुझे पूछ लीजिए कि खड़ा होना क्या होता है और बैठना क्या होता है. इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग MPs एंड MLA लूज देयर इलेक्शन. अच्छा, बहुत सारे MPs और MLAs हैं इंडिया में जिनको नॉमिनेट तो ज़रूर किया जाता है, लेकिन विरोधी पार्टी उसको किसी लालच देकर उसको बैठा देती है कि तू इतने लाख रुपए ले ले और तू बैठ जा, मेरे अगेंस्ट कंटेस्ट मत कर. आ गया समझ? इसे कहते हैं इनकम्बेंट, बैठ जाना. कैंडिडेट्स हु आर नोन टू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग वोट्स, और जो उम्मीदवारों ने बहुत पैसा लगा के लोगों के वोट खरीदे हैं, एंड दोज विद नॉन क्रिमिनल कनेक्शन ऑफन लूज इलेक्शन. ज़्यादातर देखा गया पैसे से खरीदे वोट और क्रिमिनल द्वारा, ठीक है ना. ये जो इनका आउटकम होता है उसका लूज ही होता है, इलेक्शन को लूज करना. और आखिरी पॉइंट है कि बारिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शन द इलेक्ट्रिकल आउटकम्स आर यूजुअली एक्सेप्टेड एज पीपल्स वर्डिक्ट बाय द डिफीटेड पार्टी. जो अब पार्टी हार गई है उसकी हार तो बुरी होती है, राइट? ऐसा नहीं हज़ारों की वोट में पीछे होता है वो, उसकी हार उसको एक्सेप्ट करनी पड़ती है क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी अब उसको हारा हुआ कह देता है. उसका वर्डिक्ट है, उसका फैसला है. ठीक है चिल्ड्रन, अब हम इस लेसन के आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं. कई दिन लग गए, बट आखिरकार इलेक्शन के बारे में हमने सब कुछ सीखा. लास्ट टॉपिक है चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन. अगर जनता को फेयर और फ्री इलेक्शन अपने भारत में चाहिए तो क्या 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 चैलेंजेस हैं?
ऑल दिस लीड्स टू सिंपल कंक्लूजन, इलेक्शन इन इंडिया आर बेसिकली फ्री एंड फेयर। ज़्यादातर हमारे भारत के बेसिकली वो कहता है फेयर होते हैं, फ्री एंड फेयर होते हैं। आप भी यही वर्ड यूज़ करोगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। पार्टी जो विन करती है इलेक्शन वो ही फॉर्म करती है गवर्नमेंट को। ये इसलिए नहीं कि लोगों ने उसको चूज़ किया अपने लोगों को राइवल्स के अगेंस्ट, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, राइट। ये सच भी नहीं होगा, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये बात सच भी नहीं होगी। लोग कहते हैं कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो प्योरली जीत जाते हैं मनी की पावर से और अनफेयर में, करना धरना कुछ नहीं, वोट वाट कुछ नहीं मिला, पैसा लुटाया, बैलेट बॉक्स बदले, अनफेयर मीन्स, और उसकी जीत हो जाती। बट ओवरऑल द वर्डिक्ट ऑफ अ जनरल इलेक्शन स्टिल रिफ्लेक्ट्स पॉपुलर preference. There are few exceptions to this rule in the last 60 years in our country. That is what makes Indian election democratic. अब आपको समझ आ गया होगा कि ऐसा अक्सर नहीं हुआ है पिछले 60 सालों में, कुछ भी ऐसा रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है जो कि हम कहें कि फेयर इलेक्शन नहीं हुए। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा भारत इलेक्शन फ्री एंड फेयर करता है और ये लोकतंत्रीय देश है। हमारे इलेक्शन लोकतंत्रीय है, लोगों के लिए, लोगों द्वारा और लोगों, हाँ, टू द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, सारा कुछ, ठीक है। अभी पिक्चर डिफरेंट है, अगर हम डीपर क्वेश्चन में जाएं, गहराई में जाएं, तो अभी तस्वीर कुछ अलग भी है। आर पीपल प्रेफरिंग बेस्ड ऑन रियल नॉलेज? क्या लोग जो प्रेफर करते हैं जिस उम्मीदवार को आगे लाने के लिए, जीतने के लिए, क्या वाकई उनके पास नॉलेज है, वाकई पढ़े लिखे हैं, क्वालिफिकेशंस है, नॉलेज है? आर द वोटर्स गेटिंग ए रियल चॉइस? क्या वाकई जो जनता है उसकी चॉइस का नेता आया है? इलेक्शन वाकई रियल हुए हैं? क्या इलेक्शन लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, सबके लिए था, सब एक समान, एक जैसे ही सबने वोटिंग की? कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन होप टू विन इलेक्शन? क्या ये भी हो सकता है कि एक आम आदमी जनता में से लोग खड़ी कर देते हैं? पता नहीं, अभी कोई था पिछले इलेक्शनों में, वो टायर ट्यूब वाला था लड़का, पता नहीं 35 साल का, पर वो जीत गया था, राइट। एक साइकिल वाला था, साइकिल की दुकान थी। तो क्या कोई ऑर्डिनरी सिटीज़न भी विन कर सकता है? ये भी एक क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न, बहुत सारी लिमिटेशंस और हमारे सामने चैलेंजेस लेके आते हैं। भारतीय इलेक्शंस को इन बातों की तरफ भी ध्यान देना आवश्यक है, ज़रूरी है। कुछ बातें क्या हैं, आप ध्यान दीजिए। इलेक्शंस के समय कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री। कभी कभी ऐसा भी होता है, किसी की सत्ता बहुत होती है, पावर बहुत होती है, उम्मीदवार को जीतने की उम्मीद नहीं होती, वो बहुत पैसा, लाखों करोड़ों रुपए अपने जो जमा किए हुए होते हैं या ब्लैक की मनी होती है वो सारा इस्तेमाल करता है, राइट। लेकिन फिर भी उसको पक्का नहीं होता कि वो एक एंजॉय करेगा बड़ी सी जीत, ठीक है। इसका कोई पार्टीज और इंडिपेंडेंस पे फ़ायदा होगा, इतना पैसा लगाया है, क्या उसको जीत मिलेगी, ये श्योर नहीं होता। कुछ पार्ट्स में कंट्री के कैंडिडेट्स क्रिमिनल कनेक्शन रखते हैं, राइट, और वो क्रिमिनल कलेक्शन जो है ना, वो नेताओं से करा के धक्के से इलेक्ट्रल रेस में आते हैं और टिकट भी ले लेते हैं। उन पर कई कई केस होते हैं। जब वे याद है लालू प्रसाद यादव आया तो उस पर कितने केस थे, राइट, और वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के होते हैं, क्रिमिनल कनेक्शन होता है, फिर भी उनको टिकट मिल जाती है। तीसरी बात, कुछ फैमिलीज दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोमिनेट करती हैं, नीचे दिखाती हैं, और वो टिकटें डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने रिलेटिव्स को और अपनी फैमिलीज़ को ही टिकट दिलाती हैं। तो कहने का मतलब तीसरा पॉइंट है कि कुछ फैमिलीज़ भी डोमिनेट करती हैं पॉलिटिकल पार्टी को और टिकट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं परिवार में, रिश्तेदारों में। बहुत कम ऐसा है इलेक्शन चॉइस देते हैं एक आम नागरिक को कि वो दोनों मेजर पार्टीज और स्मॉलर, सब दोनों की पॉलिसीज़ को प्रैक्टिस करे, उसका अभ्यास करे, दोनों की नीतियों को देखे और अपनाएं। कुछ छोटी पार्टियां और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज
नुकसान भी उठाते हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें बिगर पार्टी से, छोटी पार्टीज़ इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार के नुकसान भी उठाती हैं अगर हम देखें, कंपैरिजन करें दूसरी पार्टीज से। तो ये चैलेंजेस ये इसलिए ही नहीं है भारत में क्योंकि बहुत सारी, लेकिन इतने नहीं है चैलेंजेस एग्जिस्ट करते क्योंकि बहुत सारी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश है, हम लोग जनता से ही चलते हैं। ये डीपर इश्यूज हैं, ये बहुत गहरे। इसको इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए, जैसे ही किताब भी दे रही है इतनी सारी बातें, तो किस तरह से फेयर और फ्री इलेक्शंस होने चाहिए। किताब फिर भी कह रही कि ऐसा हुआ नहीं पिछले 25 सालों में, लेकिन सिटीजन्स जो हैं या सामाजिक सेवक जो होते हैं, समाज सेवी संस्थाएं होती हैं, समाज सेवक होते हैं, सोशल एक्टिविस्ट्स और दूसरी संस्थाएं होती हैं, वो हमेशा से आप देख लीजिए पीछे भी वो हमेशा डिमांड करती रही है कि इलेक्ट्रल सिस्टम ठीक नहीं है, इलेक्ट्रल सिस्टम में थोड़े से चेंजेस लाने चाहिए। क्या आप समझते हैं ये चैप्टर पढ़ लेने के बाद कि वाकई इलेक्शनरिंग जो है हमारे यहाँ फेयर एंड फ्री नहीं होती? क्या वाकई जो आपने इस चैप्टर में कई चैलेंजेस पढ़े हैं, क्या हमको देखने चाहिए, हमारी सरकार को देखने चाहिए, इलेक्शन कमीशन को उसमें कुछ सुधार करना चाहिए? अब ये भी प्रश्न है कि एक आम नागरिक इन चैलेंजेस को किस तरह से फेस करता है। ठीक है बेटा, चेक योर प्रोग्रेस, इसको पढ़ लीजिए। 16वीं लोकसभा 12% वुमेन मेंबर्स रिजर्व सीट थी। 16वीं लोकसभा के इलेक्शन में 12% सीटें जो थी वुमेन की थी, वुमेन मेंबर पढ़ा चुका हूँ इसी लेसन में। एससी और एसटी वुमेन उनको रिजर्वेशन दी गई थी। दूसरा पॉइंट का, इलेक्शन कमीशन अक्सर इनकार कर देता है गवर्नमेंट का एडवाइस मानने से कि कब इलेक्शन होने चाहिए। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का अपना राइट है, आपने पढ़ा पीछे, राइट? वो पूरा दारो मदार है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन ऑफिसर का, ईसी का, कि वो अगर सरकार कहे कि जी फलाने महीने में होना चाहिए तो वो ज़रूरी नहीं है वो एक्सेप्ट करे, वो इनकार भी कर सकता है अपनी कंडीशंस को देखते हुए, अपनी तैयारी को देखते हुए। 16वें लोकसभा में 440 मेंबर थे जिनका जो एसेट्स थे 1-1 करोड़ से भी ऊपर। और लूजिंग एन इलेक्शन द चीफ मिनिस्टर सेड आई रिस्पेक्ट द पीपल्स वर्डिक्ट। ठीक है, एक बार ऐसा भी है चीफ मिनिस्टर ने कहा है अगर हार हुई है तो कहता है मैं लोगों का ये फैसला स्वीकार करता हूँ और उनकी भावना, उनकी इज्जत समझता हूँ, इज्जत करता हूँ तहे दिल से। सो चिल्ड्रन, लेसन 3 हैज़ फिनिश्ड टुडे। और आपका भी फर्ज है, तस्वीरें भी देखो, कार्टून भी देखो, कुछ ना कुछ समझ आता है भैया। ये आज की बात है, ये कल की बात है। ठीक है, देख रहे हो विक्ट्री स्टैंड देख लिया आपने? 1 2 3 पहली फर्स्ट आने वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला आता कौन है विक्ट्री स्टैंड पे? जो इतना नोट खर्चता है। आता कौन है? जो इतना नोट खर्चता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये कहने की ज़रूरत थी कि हमने अपने योग्य और जीतने वाले रिश्तेदारों को ही टिकट दिया है। तो आपको अभी पॉइंट पढ़ाया था कि वो जो टिकटें होती हैं अपने रिलेटिव्स और फैमिलीज़ में ही बांट देते हैं, अपना ही उम्मीदवार चुन लेते हैं, उसका चयन कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इन कार्टूनों को भी पढ़िए, रीड द कार्टून अगर कह रहा है तो उसको पढ़िए। उसने बताया था इलेक्ट्रल कैंपेन में कि लैटिन अमेरिकन कंटेक्स्ट के बारे में बताया था, और ये डेमोक्रेसी इंडिया में जैसे चलती है, क्या वो सारी दुनिया भर में चलती है लोकतंत्र, राइट? सारे देशों में तो नहीं है, लेकिन क्या उसी समान चलता है। सो चिल्ड्रन, दिस वाज योर लेसन। आपका लेसन कंप्लीट हुआ। अब आप सुनिए इन वीडियोस को 2-2 बार, रिवाइज कीजिए। कुछ बच्चे वीडियोस नहीं देख रहे हैं, उनको गहरा और भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर्स ये एक एक लाइन पढ़कर आपको समझाए गए हैं हिंदी में,
राइट, आपके दिमाग में थोड़ा सा होना चाहिए हर टॉपिक के ऊपर, राइट। इसके तुम्हारी पिछली मैडम कुछ नहीं पढ़ाती थी, ये किताब नहीं खुलवाती थी, रीड नहीं करती थी, बस थोड़े से नोट्स दे देती थी उठाकर, ठीक है, गाइडों से। ऐसा करना मैं तो ठीक नहीं समझता, इसलिए मैंने आपको चैप्टर्स पढ़ाने शुरू किए हैं और पढ़ा भी दिए हैं अच्छी तरह से, राइट। अब एक आध चैप्टर आपका सिलेबस का रहता है, वो भी 10 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा, आपका कोर्स फिनिश हो जाएगा। और अब अभी आपको फाइनल एग्ज़ाम के लिए तैयार रहना चाहिए बच्चों। एक बात मैं आपको ताकीद कर दूं, आपको डायरेक्ट कर दूं, 9th क्लास में प्रमोशन पास होना ज़रा मुश्किल होता है और 11th में भी मुश्किल होता है, क्योंकि अगले साल बोर्ड एग्ज़ामिनेशन होता है। कोई स्कूल, कोई टीचर नहीं चाहता कि फेल बच्चा, कमज़ोर बच्चा, जो पढ़ता नहीं बच्चा, वो 10वीं में आए। इसलिए प्लीज़ आप बी ऑन टोज़, थोड़ा रात को पढ़िए, थोड़ा सुबह को पढ़िए, याद कीजिए, लिख लिख के देखिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।